हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सब बच्चों का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हो चुका है आगाज उत्तर प्रदेश जीएनएम एडमिशन फोरम का। उत्तर प्रदेश का जीएनएम का एडमिशन फोरम एक दिन पहले जारी हो गया था और आज 29 अप्रैल से ही फॉर्म फिलिंग का लिंक अभी जस्ट 5 मिनट पहले ही लिंक एक्टिवेट हुआ है, यानी फॉर्म भरने का लिंक शुरू हो चुका है ना। तो अब मैं आपको लाइव फॉर्म भर के बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आप घर बैठे, मैं जैसे फॉर्म भरूं वैसे आप घर बैठे अपना फॉर्म आराम से अपने मोबाइल से भर सकते हो, या बेटा आप अपने घर पे लैपटॉप कंप्यूटर से फॉर्म फिल कर सकते हो, या घर के नजदीक या अपने शहर गांव में कोई भी साइबर कैफे हो, ई मित्र हो, कंप्यूटर सेंटर हो, वहां पर जाकर के भी फॉर्म भरवा सकते हैं। और फॉर्म भरवाने वाले भैया को ये वाला वीडियो दिखा देना ताकि आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो। तो देखिएगा, सबसे पहले तो बेटा मैं आपको ये बता दूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो जीएनएम का कोर्स है, ये पहले तो कर कौन सकता है। देखो, जीएनएम 3 वर्ष का क्या है बेटा, नर्सिंग का डिप्लोमा है, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। जीएनएम 12th का कोई भी बच्चा कर सकता है, चाहे 12th का आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे एग्रीकल्चर का बच्चा हो, चाहे आपने 12वीं साइंस से की हो, बायो से या मैथ से। हर कोई बच्चा कोई भी स्ट्रीम का हो जीएनएम कर सकता है। लड़का लड़की दोनों जीएनएम कर सकते हैं। अगर किसी राज्य में अभी जीएनएम का रिजल्ट नहीं भी आया है, जो बच्चे 12th अपियरिंग है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, और जो 12th पास्ड हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं बेटा। या 12th किए हुए आपको कई वर्ष हो गए तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। यूपी के मूल निवासी हैं तो भी फॉर्म भर सकते हो, और अदर स्टेट के हो तो भी फॉर्म भर सकते हो। अदर स्टेट के बच्चों को यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है बेटा। यूपी के अंदर जीएनएम का गवर्नमेंट कॉलेज उसी बच्चे को मिलेगा जो यूपी का मूल निवासी है, या अदर स्टेट का बच्चा है लेकिन 10वीं 12वीं यूपी से की है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए यूपी में एलिजिबल है, ठीक है ना। बिल्कुल, आपकी उम्र भले ही 17 से लेकर 55 साल के बीच है तो भी आप जीएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकते हो। आपकी जन्म तिथि 1/1/1970 से लेकर के बेटा, है ना, 31/12/2009 के बीच है तो भी आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है ना। फॉर्म किस वेबसाइट पे भरा जा रहा है बेटा? यह वेबसाइट है, देखिएगा, abvmup.edu.in। इस वेबसाइट को जैसे ही ओपन करके थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको यूपी गेट के नाम से फॉर्म का लिंक मिलेगा। क्योंकि जीएनएम का जो फॉर्म है वो किस नाम से भरा जा रहा है? यूपी गेट के नाम से। यूपी के सारे गवर्नमेंट और सारे प्राइवेट के जो जीएनएम के कॉलेज है उनमें एडमिशन आपका तभी होगा जब आप ये वाला फॉर्म भरोगे। पहले बेटा आपको ये फॉर्म भरना है ऑनलाइन, ध्यान रख लेना। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? 26 मई। तो 26 मई तक फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने के बाद क्या होगी बेटा? प्रवेश परीक्षा। और प्रवेश परीक्षा कब होगी? 16 जून को होगी इस बार। तो 16 जून को प्रवेश परीक्षा है, और आज 29 अप्रैल से लेकर के 26 मई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है बेटा। और जीएनएम की प्रवेश परीक्षा होती है जिसमें साइंस, इंग्लिश, ग्रामर और जीके, इन 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं बेटा। और यूपी जीएनएम प्रवेश परीक्षा की तैयारी विजय एजुकेशन ऐप के अंदर अपन करवा रहे हैं। अगर आप भी यूपी से जीएनएम कोर्स करना चाहते हो बेटा, और जीएनएम प्रवेश परीक्षा की ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हो, तो 490 रुपये में विजय एजुकेशन ने नया बैच लॉन्च किया है जिसका नाम वरदान क्रैश कोर्स है। आप इसमें जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। साथ ही साथ आप अगर बुक मंगवाना चाहते हो यूपी जीएनएम के लिए, तो 299 रुपये में आप विजय एजुकेशन ऐप से अपने लिए बुक ऑर्डर कर सकते हो। 7 दिन में बुक आपके घर तक आ जाएगी। और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो 149 में यूपी जीएनएम की आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन बैच के साथ ऑलरेडी टेस्ट सीरीज मिल रही है, तो बैच अगर ज्वाइन कर लोगे तो आपके लिए सब कुछ मिल जाएगा, है ना। तो बैच और बुक दो चीजें आप ले लो, बढ़िया बात है। और अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो टेस्ट सीरीज भी साथ में ले सकते हो। अब देखो बेटा, फॉर्म कैसे भरें और फॉर्म भरने के लिए क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए।
बेटा देखो, फॉर्म भरने की अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं तो आपके पास में, है ना, आपके पास में बेटा सबसे पहला और जो जरूरी डॉक्यूमेंट है, ध्यान से सुन लेना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन लेना। आपके पास 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी होनी चाहिए। सबसे पहले ही पहले फॉर्म भरने से पहले ये अपने पास में रख लो। और इसके अलावा 12वीं का या तो प्रवेश पत्र, और अगर आप 12वीं पास कर चुके हो तो 12वीं की मार्कशीट वाली इंटरनेट की कॉपी, या 3-4 साल 5 साल पहले 12वीं कर चुके हो तो 12वीं के मार्कशीट की फोटोकॉपी, भले ही मोबाइल में फोटो हो तो भी चलेगा। इसके अलावा पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। इसके अलावा आपका साइन भी अपलोड होगा। इसके अलावा आपका लाइव फोटो भी लिया जाएगा फॉर्म भरते समय। और इसके अलावा बेटा एक वेरिफिकेशन सीट है, वो वेरिफिकेशन सीट भर के भी आपको अपलोड करनी है, और उस वेरिफिकेशन सीट पर आपके थंब इम्प्रेशन, साइन और फोटो लगेगा। अब ये सारा का सारा मेरे दोस्तों प्रोसेस में अभी आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, और कुछ भी नहीं चाहिए। कोई मूल निवास नहीं चाहिए, आधार कार्ड नहीं चाहिए, कोई ओरिजिनल मार्कशीट नहीं चाहिए, कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो अब हम चलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, यानी abvmuup.edu.in पर। सीधा मैं वेबसाइट को कर दूं ओपन, आपकी इजाजत है बेटा, ओपन कर दिया जाए। और ये देखो फॉर्म फिलिंग का नोटिफिकेशन है भाई। हाँ, ये फॉर्म फिलिंग का क्या है बेटा, नोटिफिकेशन है भाई। तो देखिएगा, तो सबसे पहले ही पहले ये देखो 29 अप्रैल से 26 मई तक अपने फॉर्म भरे जाएंगे। आप देख सकते हो इस नोटिफिकेशन को। और फॉर्म की फीस कितनी लग रही है वो भी बता देता हूं। और ये जीएनएम की प्रवेश परीक्षा यूपी के लगभग सभी जिलों में होगी बेटा। ज्यादातर जो बड़े जिले हैं उनमें प्रवेश परीक्षा का सेंटर आएगा। इसके अलावा फॉर्म भरने की फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए 3,000 रुपये फॉर्म की फीस है। और एससी, एसटी और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए 2,000 रुपये फॉर्म की फीस है। ठीक है भाई, बिल्कुल। और देखिएगा, फॉर्म भरने के लिए सर 12वीं में कितने परसेंटेज होने चाहिए बेटा। अगर 12वीं में आपके 40% भी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, है ना। मैं तो कह रहा हूं आप 12वीं पास हो तो फॉर्म भर सकते हो, सिंपल सी बात है कि नहीं। हाँ, 12वीं में चाहे आपके आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, कुछ भी है चलेगा, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। साइंस में भी इंग्लिश विषय हो, आर्ट्स है तो भी इंग्लिश विषय होना चाहिए आपके। मतलब इंग्लिश मीडियम की बात नहीं कर रहा हूं, 12th में सब्जेक्ट इंग्लिश साथ में होना जरूरी है। जैसे मान लो इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी हो, चाहे इंग्लिश फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो, चाहे इंग्लिश और आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट हो, इंग्लिश और कॉमर्स के कोई सब्जेक्ट हो। ठीक है ना, मीडियम चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इंग्लिश विषय से आप उत्तीर्ण होने चाहिए। ओके, अब बेटा देखो, अब मैं सबसे पहले ही पहले आपके सामने वेबसाइट ओपन कर रहा हूं। कर दूं वेबसाइट ओपन? सर बिल्कुल ओपन कर दो। चलो जी, ये हमारी वेबसाइट है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की। ठीक है बेटा, ये देखिए आप, ये अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। और इस वेबसाइट पे देखो आप, उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट यूपी गेट का लिंक दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये अभी लिंक एक्टिवेट हुआ है। फॉर्म 2 स्टेप में भरा जाएगा, पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर लॉगिन पर क्लिक करके फॉर्म भरेंगे। तो मैं सीधा ही रजिस्टर्ड पर क्लिक कर देता हूं। जैसे ही रजिस्टर्ड पर आप क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। पहले ही पहले यहां लिखा हुआ आएगा फर्स्ट नेम। देखो नाम, यहां पर बेटा जो भी आप नाम भरो फॉर्म में वो 10वीं के मार्कशीट के अनुसार भरना है। जो आपका नाम 10th की मार्कशीट में है वही नाम यहां भरना है। और पिता का और माता जी का नाम और जन्म तिथि भी 10वीं मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। चलो मैं अपना नाम पहले ही पहले भर देता हूं। जैसे मेरा नाम है विजय कुमार, क्या है मेरा नाम। अब देखो, तो पहले ही पहले मैंने मेरा नाम भर दिया विजय। और देखो मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम 2 भरना है। तो मेरा नाम विजय कुमार है तो फर्स्ट नेम में विजय हो गया, लास्ट नेम में कुमार हो गया। ध्यान रखना, मिडल नेम में कुछ भी नहीं भरना है। अगर किसी के नाम में 3 शब्द है, मान लो किसी का नाम है विजय कुमार कुशवाहा, तो यहां होगा विजय, यहां होगा कुमार, यहां होगा कुशवाहा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी, कमेंट पे ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, यहां पर कोई भी बच्चा डाउट है तो मुझे पूछ लेना, है ना। तो विजय कुमार, अब देखो मैंने पहले मेरा फर्स्ट नेम भरा विजय, लास्ट नेम भरा कुमार। अब देखना मेरे दोस्तों, अब इसके बाद आपको भरना है फादर नेम।
फादर नेम कंटिन्यू भरना है, जैसे आपके पिताजी का नाम, जो भी आपके पापा जी का नाम है वो आपको भरना है ना। हाँ जी, जैसे मैं भर रहा हूं, ठीक है, तो मैंने पिताजी का नाम भर दिया। अब इसके बाद में माता जी का नाम आपको भरना है। मदर नेम भरने के बाद में बेटा आपको, और देखो कोई भी नाम के आगे श्री मत लगा देना। कई बार हम श्री या लास्ट में जी या यूं ही जाति वगैरह जोड़ देते हैं और मार्कशीट में वो चीज है ही नहीं। जो मार्कशीट में है वही भरना है, ध्यान रखना। नाम के आगे मिस्टर, MR, MRS ऐसा मत लिखना। जो अपना मार्कशीट में है वही लिखना है अपने को। ओके भाई, बिल्कुल। तो पहले आपने अपना नाम लिख लिया। मेरा नाम विजय कुमार है तो मैंने फर्स्ट नेम में विजय, लास्ट नेम में कुमार लिखा। किसी का नाम पूजा है तो फिर एक ही शब्द हुआ पूजा, तो फिर फर्स्ट नेम में पूजा लिखना है, फिर मिडल नेम और लास्ट नेम में कुछ नहीं लिखना, ठीक है। हाँ, अब बेटा देखो, देखें, इसके बाद आप अपनी जन्म तिथि भर देना। जो भी आपकी जन्म तिथि है, मैं यूं ही डमी फॉर्म भर रहा हूं बेटा, तो आपने अपनी जन्म तिथि भर दी। जन्म तिथि भरने के बाद में आप अपना जेंडर भरना, आप मेल है या फीमेल है ना। इसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी भर देना। जो भी आपकी मेल आईडी है बेटा, आपको अपनी मेल आईडी भर लेनी है, ठीक है ना। जो भी आपकी मेल आईडी है आप भर देना। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है बेटा। एक तो आपको अपना ही नंबर भरना है, कई बार कंप्यूटर वाले भैया खुद का भर देते हैं, तो नंबर आप अपना भरना। ईमेल आईडी आप अपनी डालना, क्योंकि इसके ऊपर ओटीपी आएगा, ठीक है। तो आपने मोबाइल नंबर डाला, फिर एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, एक और एक्स्ट्रा नंबर डाल लेना, पापा का, मम्मी का, भाई का। इसके बाद व्हाट्सअप नंबर, ऊपर वाले दोनों में किसी में व्हाट्सअप चल रहा हो तो वो नंबर नीचे डाल दो। इसके बाद अपनी कैटेगरी, आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट है, जनरल के हैं, SC के हैं, ST के हैं, OBC के हैं, EWS के, जो भी आपकी कैटेगरी है। मान लो मेरी कैटेगरी अगर SC है तो ST भरूंगा, है ना, OBC है तो OBC भरूंगा। जैसे मैंने OBC पे टिक किया, जैसे ही टिक करूंगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, सर्टिफिकेट इश्यू ओनली ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026। इन्होंने कहा है कि अभी फॉरम में जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में आप बनवा लेना। OBC का बच्चा और EWS का बच्चा, इन दोनों का जाति प्रमाण पत्र बेटा 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, है ना। चाहे इस अप्रैल में जाति प्रमाण पत्र बना लेना, चाहे अगले महीने में, चाहे उससे अगले महीने में, जुलाई तक बनाना है। और SC ST के बच्चों का पुराना जाति प्रमाण पत्र भी चल जाएगा, और जनरल के बच्चे का कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। अब इसके बाद में बेटा, इसके बाद में आपने कैटेगरी भर ली। कैटेगरी भरने के बाद यहाँ सब कैटेगरी दिखेगी, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, नेशनल कैडेट यानी NCC, एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद हैंडीकैप्ड। अब इनमें से आपकी कोई कैटेगरी है तो टिक कर लेना, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे टिक करना। नॉट एप्लीकेबल पे टिक करने के बाद नीचे एक लाइन लिखी हुई है, क्या आप सेवा में कार्यरत ANM उम्मीदवार है। बेटा क्या आपने ANM कोर्स किया हुआ है, और क्या अब आप कहीं नौकरी में लगे हुए हो। अगर नहीं लगे हुए हो तो यहाँ नो कर देना, नो कर देना। और अगर आप ANM हो और आप कहीं नौकरी कर रहे हो और आपको नौकरी करते हुए 5 साल हो गया और अब आप GNM करके प्रमोशन लेना चाहते हो, तो आप यहाँ पे यस करोगे, है कि नहीं। हाँ जी, तो अब मैंने नो कर दिया। अब मैं रजिस्टर्ड पर क्लिक करूंगा। किस पे क्लिक करूंगा, रजिस्टर पर। जैसे ही बेटा मैं रजिस्टर पर क्लिक करूंगा तो आपको पता है सीधा ऐसे लिखा हुआ दिखेगा मेरे सामने। क्या लिखा हुआ दिखेगा, ऐसे लिखा हुआ दिखेगा, मेरी डिटेल लिखी हुई दिखेगी, और यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा सबमिट। क्या लिखा हुआ दिखेगा बेटा, सबमिट। आपको अपनी डिटेल ऊपर से पढ़ लेनी है पूरी। कोई चीज गलत भरी है तो एडिट कर लेना, गलत नहीं भरी है तो सबमिट पे टिक करना। सबमिट पे टिक करते ही, सबमिट पे टिक करते ही बेटा आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। मतलब आपको OTP डालने का 2 ऑप्शन दिखेगा। एक तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगी, वो आपको यहाँ पर डालनी है। एक आपके ईमेल आईडी पर OTP आएगी, वो आपको यहाँ पर डालनी है। और OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई OTP पे टिक करना है। मतलब बेटा ये जब आप GNM का फॉर्म भरोगे, जब आप GNM फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे, और जब आप अपना नाम, जेंडर, कैटेगरी, पिताजी का नाम, माताजी का नाम भरोगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरोगे, तो इस समय रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। और एक बात बताऊं, ये जो रजिस्ट्रेशन में जो भी जानकारी भर रहे हो ये बाद में एडिट नहीं होगी, इसलिए गलत मत भरना जानकारी, ठीक है, बिल्कुल। अब आप वेरीफाई OTP पे टिक करना।
जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पे टिक करोगे बेटा, वेरीफाई ओटीपी पे टिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर के आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है ना। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते ही बेटा आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, कंप्लीट, है ना। जैसे ही आपने वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक किया तो ऐसे लिखा हुआ आएगा, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका। अब क्या करना भाई, अब एक स्टेप पूरा हो गया, एक स्टेप पूरा हो गया। अब हमारे सामने खुलेगा दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप है लॉगिन का। भाई फॉर्म भरने के दो स्टेप है, फॉर्म भरने के कितने स्टेप है, दो। पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन का और दूसरा लॉगिन का। अब रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप तो अपना पूरा हो गया, यह रजिस्ट्रेशन का स्टेप है, यह तो अपना पूरा हो गया है कि नहीं। तो अब दूसरे वाला स्टेप अपना खुलेगा और वो है लॉगिन वाला। अब लॉगिन वाला जो स्टेप है ना बेटा, इसमें आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। अब आप ये पूछोगे मेरे से कि विजय सर लॉगिन आईडी मेरे पास कहाँ है, पासवर्ड कहाँ है। तो भैया अभी आपने जब रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपने जब ओटीपी डाल दी, जैसे ही ओटीपी डाल के सबमिट पे टिक करोगे ना, तो आपके मोबाइल नंबर पे एक और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आया हुआ होगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर इधर डालना है, पासवर्ड इधर डालना है और लॉगिन पे टिक करना है। लॉगिन पे क्या करना है, टिक। अब जैसे ही आप लॉगिन पे टिक करोगे बेटा, जैसे ही आप किस पे टिक करोगे, है ना, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, पासवर्ड डाल के, जैसे ही आप लॉगिन पे टिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन दिखेगा, चेंज पासवर्ड, है ना। जैसे ही आप बेटा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन पे टिक करोगे तो आपके सामने लिखा हुआ दिखेगा, चेंज योर पासवर्ड। सर पासवर्ड चेंज क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि बेटा आपके मोबाइल नंबर पे जो पासवर्ड आया वो तो वन टाइम पासवर्ड है, वो तो डिफिकल्ट पासवर्ड है, वो तो आपको हमेशा याद ही नहीं रहेगा। तो यहाँ नया पासवर्ड बनाना है आपको। तो जो मोबाइल नंबर पे ओल्ड पासवर्ड आया वो यहाँ डाल दो, जो भी XYZEWX जो भी आया हुआ है ना। इसके बाद यहाँ न्यू पासवर्ड बनाओ। न्यू पासवर्ड ऐसा बनाओ जो आपको याद रहे। मान लो किसी का नाम है पूजा, तो P कैपिटल रख लो, है ना। ये OOJ ये स्मॉल रख लो, फिर @ या स्टार डाल दो, फिर कुछ संख्या डाल दो पीछे, मोबाइल के 4 डिजिट या जन्म तिथि के 4 डिजिट, जो भी आप डालो। जैसे मान लो ये डाल दिया मैंने, तो ये एक तरह का पासवर्ड हो गया। मतलब पासवर्ड में संख्या भी होनी चाहिए, स्पेशल लेटर भी होना चाहिए, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर भी होने चाहिए। समझ आई बात। हाँ, तो अब आपको इस तरह का यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है बेटा, वो सेम पासवर्ड यहाँ पर कन्फर्म करना है और अब चेंज पासवर्ड पे टिक कर देना है। वो पासवर्ड कहीं लिख लेना ताकि याद रहे। अब जैसे ही आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप किस पे क्लिक करोगे बेटा, जैसे ही आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो अब बेटा आपके सामने आपका फॉर्म कुछ इस तरह से दिखेगा, ओपन होगा ऐसे। जैसे ही आप चेंज पासवर्ड पे टिक करोगे तो आपका फॉर्म इस तरह से खुल जाएगा। समझ आ गई बात। अब फॉर्म ऐसे खुल गया है कि नहीं। अब बेटा आपको ऐसे फिल फॉर्म पे टिक करना है। पहले ही पहले किस पे टिक करना है, फिल फॉर्म पे। यहां लिखा हुआ दिखेगा फिल फॉर्म। फिल फॉर्म पे जैसे ही टिक करोगे तो फॉर्म भरने के आपके सामने ये स्टेप दिखेंगे। पहला स्टेप है पर्सनल इंफॉर्मेशन, दूसरा है एड्रेस, तीसरा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सेंटर सिटी प्रेफरेंस, चौथा है लाइव फोटो कैप्चर, फोटो साइन और वेरिफिकेशन सीट। तो कुल मिला के आपका जो फॉर्म है वो 1, 2, 3 और 4 स्टेप में आपका फॉर्म भरा जाएगा। ये 4 स्टेप जैसे ही पूरी हो जाएगी ना, 4 स्टेप जैसे ही पूरी हो जाएगी तो फिर से आपका फॉर्म ऐसे बैक होगा। जैसे फिल फॉर्म लिखा हुआ आ रहा था वहीं आएगा पेमेंट का ऑप्शन। पेमेंट पे टिक करोगे तो फिर पेमेंट हो जाएगा। और भले ही आप आज जैसे फॉर्म भर रहे हो, पेमेंट 4 दिन 10 दिन बाद भी कर सकते हो। ठीक है कि नहीं बेटा, बिल्कुल जी। तो कुल मिला के फॉर्म भरने के 3 स्टेप हो गए। पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा लॉगिन एंड फिल फॉर्म और तीसरा फीस पे। हाँ, तो अब बेटा पर्सनल डिटेल आपके सामने दिखेगी। ये वो पर्सनल डिटेल है जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय भरी थी।
आपकी पर्सनल डिटेल आपके सामने दिख रही है, आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, है ना। और अब इस पर्सनल डिटेल वाले कॉलम में सिर्फ एक ही ऑप्शन पे टिक करना है, आप यूपी के मूल निवासी हो कि नहीं। यहां लिखा हुआ दिखेगा, आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या आप यूपी के निवासी है तो यस करें, नहीं है तो नो करें, है ना। हाँ, और इन्होंने एक लाइन भी लिखी है इधर, क्या लिखी है देख लो, अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, या अभ्यर्थी ने 10वीं और 12वीं दोनों बोर्ड परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की होनी चाहिए। अगर कोई अदर स्टेट का बच्चा है और उसने 10वीं 12वीं यूपी से की है तो वो बच्चा भी यहाँ यस पे टिक कर सकता है। हाँ, अब इसके बाद में मेरे दोस्तों इतनी बात हो चुकी है, और वो बच्चा अगर यहाँ नो पे टिक करेगा तो भी काउंसलिंग के समय एक बार फिर ऑप्शन आएगा यस नो का, टेंशन मत लेना। तो आप यूपी के मूल निवासी है तो यस करें, मूल निवासी नहीं है तो नो करें। अब यहाँ आपको अपना आधार कार्ड डालना पड़ेगा, आधार कार्ड का नंबर, लेकिन ये आधार कार्ड का नंबर डालना जरूरी नहीं है। आपकी इच्छा है तो आधार नंबर डालो, इच्छा नहीं है तो मत डालो। मैं तो कह रहा हूं भले ही मत डालो, क्योंकि यहाँ स्टार बनाया हुआ नहीं है। स्टार जब तक नहीं बनाया हुआ होता तब तक वो चीज कंपलसरी नहीं होती है। फिर भी इच्छा है तो डाल देना, आधार नंबर सभी को याद ही है। अब नीचे स्क्रॉल करो, क्योंकि ये सारी चीजें तो अपन पहले भर ही चुके हैं। अरे मोबाइल नंबर, मेल आईडी है तो रजिस्ट्रेशन में भरी है, वही सेम भरी हुई चीजें दिखेगी। तो कुल मिला के जैसे ही आपने फिल फॉर्म पे टिक किया ना बेटा, जैसे ही आपने फिल फॉर्म पे टिक किया तो फिल फॉर्म पे टिक करने के बाद आपकी पूरी डिटेल रजिस्ट्रेशन वाली यहां दिख रही है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पे एक ही चीज पे टिक करना है, मूल निवासी हो या नहीं। इतना टिक करके सीधा सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही अब आपको एड्रेस भरने का ऑप्शन दिखेगा। आपको अपना एड्रेस भरना है, जैसे आप अपना विलेज वगैरह जो भी है पूरा भर दो, है ना। जैसे मकान नंबर, अगर यहाँ लिखा हुआ है मकान नंबर, सड़क या गांव भर दो, या अपने कॉलोनी का और एरिया का नाम भर दो। फिर दूसरी लाइन में मोहल्ला, एरिया, पोस्ट ऑफिस, मान लो आपका मोहल्ला है विजयनगर, है ना। हाँ, तो विजयनगर भर दिया आपने, है ना। ऊपर और नीचे सेम नाम डाल सकते हो, ऊपर भी अपने गांव का नाम, नीचे भी गांव का नाम, ऊपर भी मोहल्ले का नाम, नीचे भी मोहल्ले का नाम डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपना राज्य सेलेक्ट करो, आपका राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है कि तमिलनाडु है कि सिक्किम है कि राजस्थान है। आपका राज्य सेलेक्ट किया। राज्य सेलेक्ट करने के बाद अपना जिला सेलेक्ट करो, कौन सा जिला है आपका। मान लो मैंने जिला सेलेक्ट कर लिया अयोध्या, ठीक है। अब अपने एरिया का पिन कोड होता है, वो पिन कोड सेलेक्ट करो। हर एरिया का एक पिन कोड होता है 6 नंबर का। आपको पता नहीं है तो अपने मम्मी पापा से पूछ लो, या आपके आधार कार्ड के एड्रेस पे लिखा हुआ होता है, या गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो एरिया का पिन कोड डाल दो। पिन कोड डालने के बाद क्या करना है, इसके बाद और नीचे एक एड्रेस डालना है, पत्राचार वाला एड्रेस, ऊपर परमानेंट और नीचे पत्राचार वाला एड्रेस। मैं तो कह रहा हूं दोनों एड्रेस सेम ही रख लो, तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पे टिक करते ही ऊपर वाला एड्रेस नीचे आ जाएगा। अब आप सेव एंड नेक्स्ट पे टिक करना। सेव एंड नेक्स्ट पे टिक करते ही अगला स्टेप खुलेगा। पहला स्टेप पर्सनल डिटेल, दूसरा एड्रेस और तीसरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब यहाँ 10वीं और 12वीं की डिटेल भरी जाएगी और एग्जाम की सीटी आपको चूज करनी पड़ेगी, है ना। पहले मैं नीचे ही नीचे एग्जाम सीटी आपको दिखा देता हूं। देखो बेटा, एग्जाम सीटी भरने के 3 ऑप्शन दिखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। देखो बेटा, टोटल शायद 20 जिलों में प्रवेश परीक्षा होगी। कितने जिलों में एग्जाम होगा? 20 में। मैं आपको पहले उन 20 जिलों के नाम दिखा देता हूं बेटा। ये वो 20 जिले हैं जहां पे आपका सेंटर आएगा, है ना। ये वो 20 जिले हैं जहां पे जीएनएम की प्रवेश परीक्षा होगी। इनमें से आपका जो भी नजदीक का जिला है उसे आप सिटी चॉइस में 1 नंबर पे भरना, फिर उससे पास वाला 2 पे, फिर उससे पास वाला 3 पे। तो इस तरह से इन 20 जिलों में से कहीं पर भी आपका सेंटर आ सकता है। इन 20 में से कोई भी जिला आप 1 नंबर पे सेलेक्ट कर सकते हो। जो 1 नंबर पे चुनोगे वहीं आपका सेंटर आएगा।
क्लियर कट बात है। मान लो आपको कानपुर, आप कानपुर के पास के हो, या तो आपका खुद का जिला चुन लो, अगर आपके जिले में सेंटर नहीं है तो अपना पड़ोसी जिला चुन लो। तो चलो मैंने कानपुर 1 नंबर पे भरा। अब मेरे कानपुर के पास में मान लो मेरठ है, मैंने 2 नंबर पे मेरठ भरा, और इसके पास में मान लो मिर्जापुर है, मैंने मिर्जापुर भर दिया। तो सेंटर कौन सा आएगा? सेंटर 1 नंबर वाला ही आएगा। ओके, और तो ये सेंटर भरा, और इसी के अंदर ऊपर ही ऊपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी भरनी है। अब देखो पहले अपना बोर्ड सेलेक्ट करो, आपने कौन से बोर्ड से 10वीं किया है, अपना बोर्ड भरो पहले ही पहले। तो चलो मैंने बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। अब यहां बोर्ड के नाम दिख रहे हैं, है ना, उत्तर प्रदेश स्टेट बोर्ड ऑफ हाई एजुकेशन, सेंट्रल यानी सीबीएसई बोर्ड, इंडियन सर्टिफिकेट बोर्ड, इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बोर्ड। इनमें से अगर कोई भी बोर्ड नहीं है आपका तो आप अदर पे टिक कर देना, अदर पे टिक करके और आपके बोर्ड का नाम लिख लेना। यहां पर समझ में आई? यहां पे अपने बोर्ड का नाम लिख लेना, जो भी आपका बोर्ड है उसका यहां पे नाम लिख लेना, ठीक है कि नहीं? हाँ, और अगर आपके बोर्ड का नाम यहां दिख रहा है, मान लो यूपी बोर्ड से किया तो यूपी बोर्ड पे टिक करो, सीबीएसई से किया तो सीबीएसई पे टिक करो, आईसीएसई से किया तो आईसीएसई पे टिक करो। तो मैंने यूपी बोर्ड से 10वीं किया है तो मैंने यूपी बोर्ड पे टिक कर लिया। अब संस्थान का नाम, जिस संस्थान से आपने 10th किया उस संस्थान का नाम लिख दो। मैंने विजय इंटर कॉलेज से किया है तो मैंने नाम लिख दिया विजय इंटर कॉलेज। अब पासिंग ईयर, 10th आपने कब किया? मान लो मैंने 2024 में किया तो मैंने 24 टिक कर लिया। अगर आपने 23 में किया तो 23 टिक कर लो, 22 में किया तो 22 टिक कर लो। अब बेटा आपके 10वीं में टोटल कुल पूर्णांक कितने हैं, मतलब पेपर कितने में से हुआ? मेरा पेपर 600 में से हुआ, आपका टोटल कितने में से हुआ वो लिखना है। और कितने मार्क्स आए 10th में टोटल आपके? मेरे 500 आए, आपके जितने आए उतना लिख लो। इसके बाद मेरे परसेंटेज कितने बने वो इधर दिख रहे हैं। अब यहाँ सब्जेक्ट के नाम लिखने पड़ेंगे, 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट थे। अब सब्जेक्ट का नाम आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो। तो मेरे 10वीं में मान लो सब्जेक्ट कौन से थे? हिंदी। सब्जेक्ट का एक नाम लिखा, स्पेस मार दो, फिर अगला नाम लिखा मैंने इंग्लिश, फिर मेरा तीसरा सब्जेक्ट था साइंस, इसके बाद में था मेरा एसएस यानी सोशल साइंस, फिर इसके बाद में था संस्कृत, इसके बाद मेरा था मैथ। अब किसी का हिंदी की जगह उर्दू था तो उर्दू लिख देना, सिंपल सी बात है ना बेटा, सिंपल सी बात, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब 10वीं के सब्जेक्ट के यहाँ नाम लिखने पड़ेंगे, सॉरी सब्जेक्ट के नंबर। 10th में इंग्लिश में आपके कितने नंबर आए? देखो 10वीं में इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है भाई। हाँ, इसके बाद में 10वीं में आपके हिंदी में कितने आए? अगर आपके हिंदी नहीं था तो आगे लिखा हुआ है अदर रीजनल लैंग्वेज, अगर उर्दू था तो उर्दू में लिखो कितने आए, है ना? हाँ, अब इसके बाद में तो 2 ही सब्जेक्ट के नंबर मांगे हैं तो मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, मान लो मेरे 100 में से 59 थे, ठीक है। अब अदर सब्जेक्ट में या हिंदी या अदर रीजनल सब्जेक्ट, है ना, हिंदी हो चाहे उर्दू हो चाहे पंजाबी हो, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा, लैंग्वेज जो भी रही, है ना, अदर रीजनल लैंग्वेज, उसमें कितने आए 100 में से? जैसे मेरे 69 आए। अब आप हंसोगे विजय सर आपसे तो हमारे भी ज्यादा आए। अरे मैं तो डमी फॉर्म भर रहा हूँ किसी एक बच्चे की, यूं ही नॉर्मल डिटेल डाल रहा हूं आपको समझाने के लिए। हाँ, अब बेटा तो सर 10th में मैथ का साइंस का वो नहीं डालना है क्या? वो नहीं डालना बेटा। अब इसके बाद 12th बोर्ड कौन सा है आपका? मेरा यूपी बोर्ड है। इसके बाद 12th कौन से इंस्टीट्यूट से किया? मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है जीडी कॉलेज, मैंने लिख दिया जीडी कॉलेज। आगे शहर का नाम भी लिख लेना भाई, जीडी कॉलेज आगरा की जीडी कॉलेज, पटना की जीडी कॉलेज, लखनऊ, जहां पे भी था आपका इंस्टीट्यूट 12th का इंस्टीट्यूट का नाम डाल देना। अब पासिंग ईयर 12वीं कब किया? इसी साल किया तो 2026 लिखो, पिछले साल 12th किया तो 2025 लिख लो। ओके, अब कितने में से मार्क्स आया? टोटल सारे सब्जेक्ट मिला के आपके कितने में से नंबर आया, है ना? टोटल मार्किंग कितने का था आपके 12th का? मान लो 500 का था तो 500 लिखो, 600 का था तो 600 लिखो। अब आपके कितने टोटल बने? टोटल सब्जेक्ट मिला के 400 बने, मेरे 400 तो लिख दिया 400। अब सब्जेक्ट कौन से थे आपके 12th में?
तो सब्जेक्टों के नाम लिख लो जो भी थे, जैसे मेरा हिंदी था, इंग्लिश थी, और फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, और फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, और बायोलॉजी था, बायोलॉजी। अब अगर कोई आर्ट्स का बच्चा है तो हो सकता है उसके जियोग्राफी था, हिस्ट्री था, पॉलिटिकल साइंस था, है कि नहीं? या हो सकता है कोई कॉमर्स का बच्चा हो तो उसके कॉमर्स वाले थे। जो भी थे, सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं। अब इसके बाद नीचे आओ। अब यहां लिखा हुआ है एंटर द मार्क्स फॉर 3 कोर सब्जेक्ट एंड इंग्लिश। आपको यहां टोटल 4 सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं, 4 सब्जेक्ट के नंबर लिखने हैं। 3 तो मुख्य विषय और 1 अंग्रेजी। आपके 12वीं में इंग्लिश में कितने नंबर आए, फिर फिजिक्स में कितने, केमिस्ट्री में कितने, और बायो में कितने। अगर आप आर्ट्स के बच्चे हो तो आपके इंग्लिश में कितने, और आर्ट्स के जो 3 सब्जेक्ट जो थे आपके, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, या हो सकता है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, होम साइंस, या हो सकता है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर भी हो सकती है ना, या जियोग्राफी, हिस्ट्री और भी कोई सब्जेक्ट हो सकता है। तो जो भी आपके 3 मेन सब्जेक्ट थे, उन 3 मेन सब्जेक्ट के नाम डालने पड़ेंगे। यह है कोर सब्जेक्ट 1, यह कोर सब्जेक्ट 2, और ये कोर सब्जेक्ट 3। इसमें कोई भी सब्जेक्ट का नाम पहले लिख सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट का नाम बाद में, और इंग्लिश का आपको इधर डालना है। तो चलो, मान लो मेरा पहला सब्जेक्ट था फिजिक्स। फिजिक्स में मेरे 100 में से मान लेते हैं 85 आए। फिर 2 नंबर पे मेरा था केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मेरे 100 में से आए 59, सॉरी मैक्सिमम मार्क्स लिखने, तो 100 में से मेरे आए 59। तीसरा सब्जेक्ट मेरा बायोलॉजी था, इसमें 100 में से मेरे आए 89। अब देखो इंग्लिश, इंग्लिश में 100 में से मेरे आए 65, है ना। इस तरह से बेटा सिंपल सी बात है। अब किसी के 100 में से कम आए, मान लो 100 में से मेरे आए 35, तो मैंने 35 लिख लिया। 100 में से अगर आपके 30 आए तो 30 लिख लो, ठीक है कि नहीं? जितने भी आए भाई उतने लिखने हैं जी, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद में अगला पॉइंट है, आर यू एन ए एन एम कैंडिडेट। क्या आप ए एन एम कैंडिडेट हैं? मतलब आपने ए एन एम कोर्स किया हुआ है क्या, है ना। आर यू इन सर्विस ए एन एम कैंडिडेट, है ना। अगर आप ए एन एम कैंडिडेट है तो आप यस पे टिक करेंगे। जब आप यस पे टिक करेंगे तो आपको यहां लिखना पड़ेगा कि आपने ए एन एम कौन से राज्य से किया। मान लो आपने दिल्ली से किया, दिल्ली पे टिक करना है। ए एन एम कौन से इंस्टीट्यूट से किया, उस इंस्टीट्यूट का नाम डालना है। ए एन एम का पासिंग ईयर कौन सा था, है ना, जो भी आपका ए एन एम का पासिंग ईयर था वो पासिंग ईयर डालना है। फिर ए एन एम में टोटल जो मार्किंग है, मान लो आपके 1200 में से या 1000 में से, जितने में से भी टोटल मार्किंग थी, उसमें से कितने नंबर आए तो वो नंबर डालने पड़ेंगे। ऑल ए एन एम सब्जेक्ट, ए एन एम सब्जेक्ट के नाम आपको नहीं लिखने, आपको लिख देना है ऑल ए एन एम सब्जेक्ट। इसके बाद में फिर पूछा हुआ है कि क्या आप पंजीकृत ए एन एम उम्मीदवार है, मतलब आपके पास ए एन एम का नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है तो यस करो, है ना। फिर अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन की संख्या लिखनी है ना। हाँ, रजिस्ट्रेशन संख्या, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर किस राज्य का है, मतलब जहां से आपने रजिस्ट्रेशन कराया, मान लो बिहार से करवाया तो बिहार पे टिक कर दिया। अब आर यू ए इन सर्विस ए एन एम, आप ए एन एम में अभी कहीं नौकरी कर रहे हैं क्या, है ना। और फिर नीचे लिखा उत्तर प्रदेश डीजीएमएच एनआरएमएच में 15/6/2026 तक 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगर अनुभव है तो यस करें, अदरवाइज नो करें, है कि नहीं। यह तो उनके लिए हैं जिन्होंने ए एन एम कोर्स कर रखा है। अगर बेटा आपने ए एन एम किया हुआ नहीं है तो आप यहां पर नो कर देना। क्या कर देना? नो कर देना। ये तो मैंने यूं ही समझाया है। तो क्या सर ए एन एम वाले ही जी एन एम कर सकते हैं क्या? अरे नहीं भाई, 12th वाला बच्चा भी कर सकता है। इस साल अगर 12th पास किया है तो भी जीएनएम कर सकते हो। हाँ, चलो, तो अब आपने एग्जाम सेंटर भी भर दिया। 1 नंबर पे जो भरोगे वहीं आपका सेंटर आएगा, लेकिन आपको चॉइस 3 भरनी पड़ेगी। अब सेव एंड नेक्स्ट पे टिक करना। अब जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे टिक करोगे, अब आपके सामने बेटा
डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं भाई? एक तो आपका पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड कर, नहीं, पहले आपका लाइव फोटो होगा बेटा। देखो यहां लिखा हुआ है लाइव फोटो कैप्चर, तो पहले आपका लाइव फोटो कैप्चर होगा, फिर अपलोड पासपोर्ट साइज फोटो, फिर अपलोड योर साइन, फिर अपलोड वेरिफिकेशन सीट। ये क्या होती है भाई? ये बेटा इस तरह की सीट है, जब फॉर्म भरोगे ना तो वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। इस तरह की सीट है, इस तरह की सीट का प्रिंट निकलेगा। प्रिंट निकलने के बाद यहां आपको अपना फोटो चिपकाना होगा, फिर यहां आपको अपना सीधा ब्लू या ब्लैक पेन से साइन करना है। साइन इंग्लिश से करना है, इंग्लिश में नाम लिख देना बस, इस तरह से, है ना। आपको इस तरह से बेटा अपना यहां पर नाम लिखना है। जैसे आपका नाम विजय कुमार है तो आपको यहां पे अपना क्या लिखना है बेटा, ऐसे नाम लिख देना। ये लो जी। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटा, साइन क्या करते हैं, इस तरह से कर लेते हैं, यूं, ये वाले साइन नहीं चलेंगे। कुछ बच्चे विजय कुमार है तो वी के करके और यूं कर लेते हैं, ये साइन भी नहीं चलेगा। कुछ बच्चे कैपिटल लेटर में साइन कर लेते हैं ऐसे, विजय कुमार, ये वाला साइन भी नहीं चलेगा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है कि नहीं। साइन सीधी लाइन में इस तरह से करनी है, यूं, है ना, और स्मॉल लेटर में करना, इंग्लिश में सीधा अपना नाम लिख देना बस, ये हो गई साइन। और यहाँ ऊपर आपका फोटो लगेगा, और फोटो में ध्यान रखना फोटो इस तरह का बनाओ जिसके नीचे आपका नाम भी हो और फोटो खिंचवाने की डेट भी हो। इसके बाद ये जो लाइन लिखी हुई ना, ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप हाई ओवर द लेजी डॉग, ये आपको अपने हाथ से लिखनी है इस तरह से, इस पेज पे प्रिंट निकलवा करके, ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप हाई ओवर द लेजी डॉग, ऐसे करके आपको अपने हाथ से लिखनी है ये वाली लाइन। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में फर्जीवाड़ा बहुत हो रहा है, तो कहीं पर किसी बच्चे पे कोई कंप्लेन हो जाती है कि इसने एग्जाम नहीं दिया, तो बेटा एफएसएल में जाती है आपकी डेटा और वहां आपकी एग्जाम के ओएमआर सीट की मिलान होती है आपकी राइटिंग से। हाँ, अब इसके बाद में नीचे स्क्रॉल करो, इसमें थंब इम्प्रेशन लगेंगे, यहाँ लेफ्ट का, यहाँ राइट का थंब इम्प्रेशन। थंब इम्प्रेशन कुछ बच्चे यहाँ पेन रगड़ करके थंब इम्प्रेशन लगाते हैं, जी नहीं, प्रॉपर जो स्टैम्प पैड आता है उन पे अंगूठा लगा करके फिर इस वाइट पेज पे लगाना है। कई बार बच्चे अंगूठा लगा के यूं अंगूठा को हिला देते हैं तो वो पूरा प्रिंट मिट जाता है। ऐसा मत करना, एकदम क्लियर प्रिंट होना चाहिए। कई बार ज्यादा स्याही लगा देते हैं और वो धब्बा बन जाता है वहां पे पूरा स्याही का, वैसा भी नहीं होना चाहिए। एकदम प्रॉपर थंब इम्प्रेशन और उसमें ये लाइनें दिखनी चाहिए। कई बार बच्चे इतना सा प्रिंट लगाते हैं थोड़ा टक, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। फिर है मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ बेटा आपके शरीर के कोई भी चिन्ह लिखने हैं। शरीर पे कोई ना कोई चिन्ह तो होंगे, कहीं ना कहीं बेटा कोई दाग होगा, कहीं ना कोई तिल होगा। अब हम हमारे शरीर पे तिल तो होता ही है ना, अरे ब्लैक कलर के तिल नहीं होते क्या? जैसे हाथ पे है, मान लो मेरे इस हाथ पे ये छोटा सा तिल है, तो मैंने क्या लिखा, मोल ऑन हैंड, और मेरी इस लिटिल फिंगर पे एक और तिल है, मोल ऑन फिंगर। या पैर पर तिल है तो मोल ऑन लेग लिख दो, मोल ऑन नेक लिख दो। फॉर्मेलिटी है, कोई बड़ी बात है नहीं, बस नहीं भी है तो भी लिख लेना। हाँ, अब देखो बेटा इतनी बात हो चुकी है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो इसे बोलते हैं वेरिफिकेशन सीट। ये वेरिफिकेशन सीट आपको प्रिंट लेनी है, फोटो लगाना है, साइन करना है, ये वाली लाइन अपने हाथों से लिखनी है, थंब इम्प्रेशन लगाना है, और यहाँ शरीर के 2 पहचान चिन्ह लिखने हैं, और फिर इसको कंप्यूटर वाले को देना है, वो स्कैन करेगा और अपलोड करेगा। और जब अपलोड कर लेगा तो इसके बाद क्या, अपलोड करने के बाद क्या भाई, तो अपलोड कर लेने के बाद मैं आपको बता दूं कि इसे घर पे वापस लेके आना है, वहीं रख मत देना, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये कॉलेज में एडमिशन के समय काम आएगी। ओके, हाँ, तो बेटा यहाँ डॉक्यूमेंट आपके कौन कौन से अपलोड होंगे, लाइव फोटो होगा, आपका पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करोगे,
और पासपोर्ट साइज वाला फोटो जेपीजी फाइल में अपलोड होगा, 200 केबी से बड़ा नहीं होना चाहिए। और साइन भी 100 केबी से बड़ा नहीं होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड होगा। वेरिफिकेशन सीट जेपीजी में 200 केबी से बड़ी नहीं होनी चाहिए, यह ध्यान रख लेना बेटा। अब लाइव फोटो में सबसे ज्यादा दिक्कत होगी आप लोगों को, मुझे पता है। लाइव फोटो का तरीका बता देता हूं। देखो, जब भी लाइव फोटो लेना है तो पहले तो कोई टोपी लगी हुई नहीं होनी चाहिए। दूसरा, लाइव फोटो जब लो तो कान दिखने चाहिए, चेहरा दिखना चाहिए, चेहरा कटा हुआ नहीं आना चाहिए, चेहरे पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, ज्यादा सायादार जगह पे खड़े नहीं होना है, अंधेरा नहीं होना चाहिए। पीछे का जो बैकग्राउंड है या तो सफेद होना चाहिए या लाइट कलर का होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? हाँ, ये मोबाइल से भी लाइव फोटो लिया जा सकता है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ जो कैमरा है उससे भी लाइव फोटो लिया जा सकता है। आपने जैसे टिक किया स्टार्ट, यहां पर जैसे ही स्टार्ट पर क्लिक करोगे ना, है ना, अब कैमरा एक्टिव हो गया। कैमरा क्या हो गया बेटा? एक्टिव। ये कैमरा जो है एक्टिव हो गया। जैसे ही यहां पे टिक करोगे कैमरा एक्टिव होगा। अब कंप्यूटर वाला आपकी तरफ कैमरा करेगा, आपको यूं सामने खड़े होकर के, यूं कैमरा खुल जाएगा, सामने खड़े होके आपको पलक झपकानी है। यूं चश्मा हो तो हटा देना। जैसे ही पलक ऐसे झपकाओगे तुरंत आपका फोटो कैप्चर हो जाएगा। फोटो अगर सही नहीं हो तो यहाँ रीकैप्चर का ऑप्शन आएगा, उस पर टिक करना, फिर खड़े होना। जब तक फोटो सही ना आए तब तक रीटेक लेते रहना। कई बार कंप्यूटर वाले खुद का फोटो डाल देते हैं इधर, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार आपका फोटो ले रहे हैं, पास में 2-4 लोग खड़े हैं, उनका भी आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, तो पहले यहाँ लाइव फोटो का ऑप्शन है, तो कैप्चर फोटो पे टिक करोगे तो कंप्यूटर सेंटर से फॉर्म भर रहे हो तो कंप्यूटर वाला आपके सामने कैमरा करेगा और फोटो कैप्चर हो जाएगा। ओके, फोटो कैप्चर होने के बाद यहाँ पासपोर्ट साइज का फोटो देना है, वो अपलोड करना पड़ेगा। फिर आपका साइन अपलोड होगा। फिर ये जो वेरिफिकेशन सीट अभी दिखा रहा था वो वेरिफिकेशन सीट अपलोड होगी। वेरिफिकेशन सीट स्टूडेंट को खुद अपने हाथों से भरनी है, ध्यान रख लेना, दूसरे के हाथों से नहीं भरवाएं। ठीक है कि नहीं? ये ध्यान रख लेना। और इतना करने के बाद सेव एंड प्रीव्यू पे टिक करना है। अब जैसे ही सेव एंड प्रीव्यू पे टिक करोगे आपका पूरा का पूरा फॉर्म जो आपने भरा है उसका प्रीव्यू दिखेगा। पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, आपका फोटो, लाइव फोटो, ये सब दिखेगा। आपको लग रहा है कि यार सारा सही है तो सबमिट पे टिक कर देना। सबमिट पे टिक करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो गया। आपका फॉर्म क्या हो गया? सबमिट हो गया। ठीक है ना? अब आपका फॉर्म जैसे ही सबमिट हुआ, अब यहां पे दिखेगा, इधर फीस स्टेटस में इधर लिखा हुआ दिखेगा पे फी, मतलब फॉर्म सबमिट हो चुका है, अब फीस पे करने का ऑप्शन दिखेगा। अब अगर आज ही आपको फीस पे करनी हो तब तो पे फीस पे टिक करोगे तो आगे फीस पे करने का ऑप्शन खुलेगा। यूपीआई से, एटीएम कार्ड से, नेट बैंकिंग से फीस पे कर दो। और आज पे नहीं करनी है, बाद में पे करनी है तो अगले दिन दोबारा लॉगिन करके फीस पे कर देना। लास्ट डेट तक जब फीस पे करनी हो कर देना। जैसे ही फीस पे कर दोगे यहां पर आ जाएगा योर फॉर्म कंप्लीटेड, मतलब यहां स्टेटस लिखा हुआ आएगा कंप्लीट। क्लियर कट बात है, बस ये है पूरा मामला फॉर्म भरने का। ठीक है कि नहीं बेटा? सिंपल सी बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। पहले अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद रजिस्टर्ड पर क्लिक करना है। पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म तिथि, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर, है ना, और अपनी कैटेगरी और सब कैटेगरी ये भर के और एएनएम सर्विस पर नो टिक करके सबमिट पे टिक करना है। जैसे ही सबमिट पे टिक करोगे भाई साहब, है ना, जैसे ही रजिस्टर्ड पर टिक करोगे आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, ईमेल आईडी पे भी ओटीपी आएगा। वो ओटीपी डाल करके सबमिट कर देना, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। रजिस्ट्रेशन का नंबर और रजिस्ट्रेशन का पासवर्ड आपके नंबर पे आएगा। अब वो नंबर और पासवर्ड यहाँ कैंडिडेट लॉगिन में डालना पड़ेगा। डाल के लॉगिन करोगे तो पहले पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन दिखेगा, तो अपना पासवर्ड चेंज कर देना। चेंज करके सबमिट करोगे तो आपका सीधा फॉर्म लॉगिन होगा। फॉर्म लॉगिन होते ही आपको पहले फिल फॉर्म पे टिक करना है। फिल फॉर्म पे टिक करोगे तो पहले इस तरह से पर्सनल डिटेल दिखेगा आपका। तो पर्सनल डिटेल में क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, हैं तो यस कर देना। यस करके सीधा सेव एंड कंटिन्यू। फिर आपका एड्रेस भरने का ऑप्शन दिखेगा, अपना एड्रेस डाल देना, है ना।
पहले परमानेंट एड्रेस डाल के नीचे सेम एज परमानेंट पे टिक करोगे तो परमानेंट एड्रेस इस पत्राचार एड्रेस में कॉपी हो जाएगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट पे टिक करोगे तो अब एजुकेशन डिटेल भरने का ऑप्शन आएगा। 10वीं बोर्ड का नाम, 10वीं जहाँ जिस कॉलेज से की उस कॉलेज का नाम, फिर पासिंग ईयर, कुल कितने में से कितने नंबर आए और कौन कौन से विषय थे 10th के। फिर 12वीं है ना, सॉरी, फिर 10वीं में इंग्लिश में कितने में से कितने नंबर आए और एक लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी थी, उर्दू थी, जो भी आपकी लैंग्वेज थी 10वीं में, उस लैंग्वेज में 100 में से कितने आए वो लिखने हैं। अब इसके बाद 12वीं कौन से बोर्ड से करी, है ना, कौन से कॉलेज से करी, और इसके बाद में पासिंग ईयर कौन सा है और कितने में से कितने नंबर आए और सब्जेक्ट कौन से थे। इसके बाद में बेटा यहाँ पे 12वीं के सब्जेक्ट के नंबर लिखने हैं आपको, इंग्लिश के लिखने हैं 100 में से कितने आए। अब आपको यहाँ पे आपके और कौन कौन से सब्जेक्ट थे, मान लो पॉलिटिकल साइंस था तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अगर ये थे तो इन तीनों के नंबर लिखने हैं। यहाँ देखो कोर सब्जेक्ट, कोर का मतलब होता है मेन 3 सब्जेक्ट और इंग्लिश। अब आप कहोगे सर हमारे तो हिंदी भी थी 12वीं में, लेकिन उसका नंबर नहीं लिखना, भले ही 12वीं में हिंदी थी, उर्दू थी, उसका नंबर नहीं लिखना है। लैंग्वेज में केवल एक इंग्लिश लैंग्वेज का ही लिखना है। अगर किसी बच्चे के 10वीं के अंदर और 12वीं के अंदर इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश थी ही नहीं विषय, तो आप जीएनएम नहीं कर सकते। ओके, अब आपने एएनएम कर रखा है क्या? नो। और कर रखा है तो यस कर देना, है ना। अब जब एएनएम किया ही नहीं तो एक्सपीरियंस में भी नो ही लिखना है। फिर अपने को सेंटर भरना है, पहली प्रेफरेंस, कहाँ पर चाहते हो परीक्षा का केंद्र, तो जहाँ चाहते हो वो जिला भर दो, फिर 2 नंबर चॉइस भरो, फिर 3 नंबर भरो, फिर सेव एंड कंटिन्यू पे टिक करो। सेव एंड कंटिन्यू पे टिक करोगे तो पहले ही पहले लाइव फोटो कैप्चर का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ स्टार्ट कैमरा पे टिक करते ही कैमरा खुलेगा। मोबाइल से भर रहे हो तो मोबाइल का सीधा कैमरा खुलेगा, अंदर आपका चेहरा दिखेगा। आप जैसे ही अंदर ऐसे पलक झपकाओगे आपका फोटो तुरंत कैप्चर हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का फोटो यहाँ कैप्चर होता ही नहीं है लाइव फोटो वाला, तो फिर आप एक काम करना, व्हाइट दीवार जहां पर हो उसके पास में खड़े होना और फिर यहाँ स्टार्ट कैमरा पे टिक करना, क्योंकि फोटो कई बार चेहरे पर रोशनी कम होती है तो भी नहीं आता है, कई बार बेटा साया चेहरे पर ज्यादा होती है तो भी नहीं आता है, कई बार कैमरा बहुत नजदीक होगा तो कान कटेंगे, कान दिखेगा नहीं तो भी फोटो कैप्चर नहीं होगा। इसलिए थोड़ा पर्याप्त दूरी पर रखना कैमरा, पहली बात। दूसरा बेटा, कैमरा दूरी पर रखने के बाद कोई पीछे सफेद दीवार, सफेद पर्दा होना चाहिए, वहां पास में जाके खड़े होना। इसके बाद अपना फोटो कैप्चर करना, और अगर यूं सीधे फोन से ना हो तो फोन को ऐसे क्रॉप कर लेना, यूं फोन को यूं रोटेट करके फिर अपनी आंखें झपकाना, ठीक है ना। हाँ जी, फिर कैप्चर हो जाएगा, पक्की बात है। फिर भी ना हो ट्राई करने के बाद तो 1-2 दिन रुक जाना, बाद में फॉर्म भरना, ठीक है भाई। हाँ जी, सिंपल सी बात है। फिर फोटो, साइन और वेरिफिकेशन सीट अपलोड करनी है, और फिर सबमिट पे टिक करते ही आपके फॉर्म का प्रीव्यू दिखेगा, फिर सबमिट करते ही फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद में फीस का पेमेंट करना है, चाहे सेम डे करो चाहे नेक्स्ट डे करो, है ना। और फॉर्म की फीस भरने के लिए आपको बेटा दोबारा जो है हो सकता है फॉर्म लॉगिन भी करना पड़े, है ना। पूरा फॉर्म सबमिट होने के बाद यहाँ लिखा हुआ आएगा, यहाँ फिल फॉर्म वाला ऑप्शन हट जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा पे फी, ठीक है ना। बिल्कुल बेटा, तो ये पूरा सिस्टम मैंने आपको बता दिया है कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है कि नहीं बेटा? बिल्कुल जी, बात आपके समझ में आ गई होगी। फोटो कुछ इस तरह का होना चाहिए आपका, पासपोर्ट साइज का, है ना। फोटो का बैकग्राउंड वाइट हो, रंगीन फोटो होना चाहिए, फोटो के नीचे आपका नाम और फोटो खिंचवाने की डेट होनी चाहिए। फोटो इसी साल का होना चाहिए, पिछले साल का नहीं होना चाहिए। फोटो के ऊपर कोई टोपी, गमछा ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। और देखिए बच्चों, अगर आप जीएनएम प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो तो मैं आप सबको बोलूंगा विजय एजुकेशन का वरदान क्रैश कोर्स आज ही ज्वाइन कर लो। वरदान क्रैश कोर्स में डेली लाइव क्लास चल रही है, साथ में लाइव क्लासों की रिकॉर्डिंग मिल रही है, नोट्स मिल रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, साप्ताहिक टेस्ट, मॉडल पेपर, पिछले साल के पेपर, उनका सॉल्यूशन एकदम बढ़िया जबरदस्त पढ़ा रहे हैं। अगर आप यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज से जीएनएम करना चाहते हो तो बेटा 990 वाला बैच आपको 490 में मिल रहा है। आज ही ये ऑनलाइन बैच आप ज्वाइन कर लो विजय एजुकेशन ऐप से। साथ ही साथ जीएनएम के लिए बुक मंगवाना चाहते हो बेटा
तो विजय एजुकेशन ऐप में जाकर के 299 रुपए के अंदर आपको बुक मिल रही है। आज ही बैच के साथ साथ बुक भी ऑर्डर कर सकते हो। पहले आप अपने मोबाइल में विजय एजुकेशन के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड कर लो। फिर ऐप डाउनलोड होते ही ओपन का ऑप्शन आएगा, ऐप को ओपन करो। फिर यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डालो, ऐप लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद ऐप ऐसे खुलेगा। बुक लेनी हो तो बुक पे टिक करके अपनी बुक सेलेक्ट करो और अंदर एड्रेस भरो और बुक का फीस पे कर दो। 7 दिन में बुक आपके घर तक आ जाएगी और बुक को आपके घर तक डिलीवर करवाने का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। 299 में सब शामिल है। मैं तो कह रहा हूँ बुक भी ऑर्डर कर लो और साथ ही साथ बैच भी बाय कर लो बेटा। तो यहाँ जीएनएम पे टिक करके और अपना वरदान बैच भी ज्वाइन कर लो आप। ठीक है कि नहीं? हाँ, किसी को टेस्ट सीरीज भी लेनी है तो आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। ठीक है ना? मतलब 1000 रुपये से कम फीस में बैच, बुक, टेस्ट सीरीज सारी चीजें आपको मिल जाएगी। और पिछले साल विजय एजुकेशन से तैयारी करने वाले बच्चों ने जीएनएम के अंदर पूरे यूपी को टॉप किया था बेटा। पूरे उत्तर प्रदेश में विजय एजुकेशन से पहली रैंक भी, दूसरी रैंक भी, तीसरी रैंक भी और चौथी रैंक भी विजय परिवार से थी यूपी गेट में। ठीक है ना? और सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए थे पिछले साल विजय परिवार से। और इस बार भी हम इतना ही ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं। विजय एजुकेशन का एक और चैनल है बेटा, विजय क्लासेज के नाम से। उस विजय क्लासेज पर भी जीएनएम के लिए डेली क्लासें चलती है बेटा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।